नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म योगेंद्र टाइम्स पर। आज मैं चर्चा करूंगा फिर से हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्विज के बारे में, और क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ हम आपको डिस्क्रिप्शन भी इसमें देते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन था, यही आपको बताना है। ऑप्शन ए है महमूद गजनबी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है महमूद बिन कासिम एंड ऑप्शन डी है महमूद गोरी। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों महमूद बिन कासिम होगा, अर्थात ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 712 ईस्वी में महमूद बिन कासिम अर्थात मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, और इसके आक्रमण का एकमात्र उद्देश्य भारत को लूटना था। याद रखिएगा, जितने भी शासकों, जनजातियों या सुल्तानों ने या शुरुआती लुटेरों ने भारत पर आक्रमण किया है, उनका एकमात्र मंतव्य रहा है भारतीय मंदिरों को लूटना, क्योंकि भारतीय मंदिरों में दान की बहुत ज़्यादा संपत्ति होती थी और उनका टारगेट होता था उसको लूटना। और बाद के दिनों में आप देखेंगे इसी लूट के क्रम को इस्लाम धर्म से जोड़ा गया विभिन्न मौलवियों, मौलानाओं और उलेमाओं द्वारा, जिसके कारण ये लुटेरे राजा बनने के साथ साथ, जिससे इनसे सर्टिफिकेट मिलता था, बनने के साथ साथ ये एक बड़े स्तर के शासक भी साबित हुए और आताताइयों की तरह भारतीय जनता पर टूट पड़े। तो याद रखिएगा, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी के रूप में मोहम्मद बिन कासिम को जाना जाता है। 712 में इसने आक्रमण किया था सिंध पर। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा। पहला भारतीय साम्राज्य, अखंड भारत की नींव किसके द्वारा रखा गया है। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त एंड ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में प्रथम चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जाने जाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत की नींव स्थापित की थी, और इन्होंने भारत में एक सबसे बड़ा जो स्वरूप था उस समय का, उसको स्थापित किया था। हालांकि भारतीय साम्राज्य में आप देखेंगे सबसे बड़ा क्षेत्रफल पर नियंत्रण अशोक द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। करें किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। तो नांदेड़ गुरुद्वारा की इंपॉर्टेंस क्यों है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है गुरु अमरदास, ऑप्शन बी है गुरु अंगद, ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन देव एंड ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों गुरु गोविंद सिंह होगा। आप जानते हैं कि सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव द्वारा की गई थी, और इस धर्म में कुल मिला के 10 गुरु हैं। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं, इसको याद रखिएगा। और सिख धर्म का सामान्य सा जो आशय होता है, अर्थात शिक्षा होती है, सिख का अर्थ है शिक्षा से संबंधित है। आज के दौर में आप देखेंगे तो भारत से प्रवास करके प्रवासी के रूप में बहुतायत संख्या में सिख कनाडा अर्थात उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से पर रहते हैं। तो याद रखिएगा, सारे प्रश्न बनते हैं, आप विभिन्न परीक्षाओं में देखते हैं। तो नांदेड़ गुरुद्वारा जो फेमस है वह गुरु गोविंद सिंह जी के कारण फेमस है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहे हैं विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी है सुल्तान महमूद, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है मोहम्मद गोरी। तो पूछ रहे हैं सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। पहले आपको बताते चले कि सोमनाथ मंदिर वर्तमान में गुजरात में स्थित है। इसको नष्ट करने के बारे में इस पर एक आक्रमणकारी के रूप में सुल्तान महमूद को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, सुल्तान महमूद अर्थात महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, इतिहासकार हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए, और 17 आक्रमणों के क्रम में सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण 16वां था, जिसे 1025 ईस्वी में इसने अकूत धन संपदा लूटने के लिहाज से किया था। और उस समय गुजरात पर सोलंकी अर्थात चालुक्य वंश का शासन था, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, करें निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी अजंता गुफाएं, ऑप्शन डी खजुराहो। इसको याद रखिएगा, इसका सही प्रश्न उत्तर होगा दोस्तों
ऑप्शन सी अजंता की गुफाएं, इसको याद रखिएगा, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा तीनों गुफाएं वहीं पर स्थित हैं, इसको याद रखिएगा। एलोरा की गुफाएं तीनों धर्मों से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित हैं। इस बात को कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए पशुपति, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी विष्णु एंड ऑप्शन डी इंद्र की। याद रखिएगा शुरू में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे, क्योंकि ये लोग पशु प्रधान थे, यहाँ की जो व्यवस्था थी। लेकिन आप देखेंगे वैदिक एरा जैसे जैसे धीरे धीरे आया तो वो धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो गया एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे, ऐसा कयास लगाया जाता है, चूँकि सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसको याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता लिखा गया। सभ्यता का आशय होता है दोस्तों कि वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर नगरों की प्रधानता है, याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता। जबकि आप वैदिक को देखते हैं तो वैदिक संस्कृति लिखा जाता है। संस्कृति का आशय होता है कि ये पूरा हिस्सा ग्रामीण सभ्यता से जुड़ा हुआ है, गांव के लोग यहाँ के लोग ज़्यादातर गांव में रहते हैं, जबकि सभ्यता का आशय हुआ कि उस स्थान के लोग ज़्यादातर शहरों में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे हैं त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ हैं किसके? ऑप्शन ए जैनों के, ऑप्शन बी हिंदुओं के, ऑप्शन सी मुसलमानों के एंड ऑप्शन डी बौद्धों के। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी होगा, बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक, याद रखिएगा। त्रिपिटक का संबंध बौद्धों से है, जबकि त्रिरत्न का संबंध बौद्धों और जैनों दोनों से है। लेकिन क्वेश्चन में अगर दोनों देता है तब भी वहाँ पे बौद्धों को ही सही माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए 1799, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1771 एंड ऑप्शन डी 1769। तो याद रखिएगा इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई दोस्तों मुख्यतः मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुई थी। मराठों का नेतृत्व सदाशिव ने किया था, इसको भी आप याद रखिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ऑप्शन ए पानीपत की पहली लड़ाई के बाद, ऑप्शन बी पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद, ऑप्शन सी प्लासी के युद्ध के बाद एंड ऑप्शन डी बक्सर के युद्ध के बाद। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद, जो कि 1526 में हुई थी। इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं मुगल वंश की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1455, ऑप्शन बी 1688, ऑप्शन सी 1526 एंड ऑप्शन डी 1822। अभी मैंने बताया कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में और 1526 में बाबर द्वारा ही मुगल वंश की स्थापना की जा रही, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? आपसे डेट पूछ रहे हैं पर्टिकुलर। तो प्लासी का युद्ध दोस्तों ऑप्शन ए है इसमें 23 जून 1757, ऑप्शन बी है 26 जून 1756, ऑप्शन सी है 23 जून 1759 एंड ऑप्शन डी है 27 जून 1757। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए होगा 23 जून 1757। और प्लासी का युद्ध बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है भारत के हिसाब से, भारतीय पृष्ठभूमि के हिसाब से। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछता है प्लासी का युद्ध। और साथ ही साथ कुछ और युद्ध रहे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, तो आपको बताते चलते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से लड़ी थी और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जबकि बंगाल का नेतृत्व सिराजुद्दौला ने, जो कि उस समय वहाँ के नवाब थे, उन्होंने किया था। इसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो जाता है एक तरीके से, और क्लाइव ने मीर जाफ़र को नवाब बना दिया, सिराजुद्दौला को हटा दिया। और मीर जाफ़र नवाब बनने के बाद रॉबर्ट क्लाइव को बहुत सारा उपहार देता है। कहते हैं मीर जाफ़र ने इतना उपहार दिया कि उसको अपने घर के सोने के बर्तनों तक को बेचना पड़ा। सोने के जो बर्तन थे उसको भी बेचकर उपहार में दे दिया, इतना पैसा उससे लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1783, ऑप्शन बी 1763, ऑप्शन सी 1793, ऑप्शन डी
1563। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन नहीं दिया गया। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, वास्तव में अक्टूबर में हुआ था, 23 अक्टूबर को, परंतु चूंकि 1763 इसमें सबसे करीब आंसर है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा। तो बक्सर के युद्ध के बारे में अगर आपको हम बताएं तो बक्सर का युद्ध में अवध का नवाब जो था और बंगाल का नवाब और साथ ही साथ जो भारत के उस समय शासक थे शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, तीनों ने मिलकर एक सेना बनाई, एक गुट बनाया और इन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। हालांकि इसमें ये बुरी तरह हार जाते हैं और इसी युद्ध के बाद फिर कोई भी अंग्रेज़ों के सामने चुनौती नहीं प्रस्तुत कर पाता और अंग्रेज एक तरीके से अजेय साबित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करें दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी शेरशाह। याद रखिएगा, दिल्ली का लाल किला बनवाने की अगर बात करेंगे तो शाहजहां ने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला। आपको बताते चलें कि दिल्ली की स्थापना अनंग पाल द्वारा की गई थी 8वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में। इसको याद रखिएगा। दिल्ली जो कि वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका एक हिस्सा अर्थात नई दिल्ली भारत की राजधानी है जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपसे संबंधित हैं। शाहजहां को हमने पहले बताया था कि जो वास्तुकला है उसका इसे बादशाह माना जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। करें शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी धार्मिक मामलों का मंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री एंड ऑप्शन डी न्याय मंत्री। पेशवा एक तरीके से दोस्तों मुख्यमंत्री की तरह होता था, तो इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन सी होगा मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? अब याद रखिएगा, भारत की पहली फिल्म की अगर आप बात करेंगे चलचित्र के रूप में तो राजा हरिश्चंद्र थी, रंगीन फिल्म आलम आरा थी, परंतु पूर्णतः रंगीन फिल्म झांसी की रानी थी। इस प्रश्न को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपको अन्य सब्जेक्ट्स पर भी जल्दी क्विज दिए जाएंगे, खास करके जो यूपीएसआई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम पॉलिटी की सीरीज बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन देंगे और टेट सीटेट के जो बच्चे हैं उनके लिए भी हम सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो ऐसे कोई भी साथी जो किसी भी दिक्कत की वजह से इस समय कोचिंग चूँकि ऑफ हैं या ऑनलाइन में उनको कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उन्हें भी फ़ायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।